I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are pattern of energy consumption in India, sectoral share of energy consumption in India, emerging challenges in power generation, and coping with challenges of power generation in India. So let us discuss about the patterns of energy consumption in India. पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसका परसेंटेज क्या है, मतलब कितना कितना परसेंट उनका यूटिलाइजेशन है इकोनॉमी में। और परसेंटेज यूज़ जो है उसको हम तभी स्टडी कर सकते हैं अगर सभी सोर्सेज से जो मिलने वाली एनर्जी है उसके लिए हमारे पास मापने के लिए कॉमन यूनिट हो। तो उस कॉमन यूनिट को हम लोग कहते हैं MTOE। इसको कहा जाता है मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। मतलब 1 मिलियन टन ऑयल का अगर यूज़ कर रहे हैं उससे हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी के हिसाब से बाकी जो एनर्जी सोर्सेज है उनसे मिलने वाली एनर्जी या यूज़ होने वाली एनर्जी को उस यूनिट के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसमें कोल को, लिग्नाइट को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को, इसको हम शामिल करते हैं। और इन प्राइमरी सोर्सेज का जो नॉन कमर्शियल यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। जो नॉन कमर्शियल यूज़ है वो काफ़ी बढ़ा है। जैसे 1953-54 में इसका यूज़ जो था वो 36% था। नॉन कमर्शियल यूज़ जो था प्राइमरी सोर्सेज का इट वाज 36%। लेकिन अभी 2015-16 के डाटा के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का जो नॉन कमर्शियल यूज़ प्रेजेंटली हो रहा है वो लगभग 75% हो चुका है, 3/4 ऑफ टोटल यूज़। तो इस तरह से प्राइमरी सोर्सेज का जो यूज़ है वो नॉन कमर्शियल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये लगभग 75% अब हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो कोल है उसका डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन जो नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए होता है उसका परसेंटेज जो है टोटल में काफ़ी कम हुआ है। मतलब उसका यूज़ काफ़ी कम हो गया है परसेंटेज फॉर्म में। भले ही जो टोटल कंजम्पशन ऑफ कोल है वो बढ़ा है, उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन है जो नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए होता है उसमें कमी आई है। और कोयला का जो एक तरह से मतलब यूज़ है या कंजम्पशन है वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टोटल अगर हम बात करें जैसे 1980-81 में ये लगभग 95 मिलियन टन्स था इंडिया में, लेकिन अभी 2014-15 के डाटा के हिसाब से ये 824 मिलियन टन्स का जो है वो कोयले का यूज़ हो रहा है इंडिया में। तो इस तरह से कोयले का जो यूटिलाइजेशन है इंडिया में काफ़ी बड़ा है कंपैरेटिवली पहले से। और नेक्स्ट है कि जो कंजम्पशन ऑफ ऑयल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ऑयल का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा है इंडिया में और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है उसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की भी आवश्यकता होती है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो है हमारे देश में ऑयल का काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ा है और ऑयल के इंपोर्ट के लिए हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ पर। जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं गल्फ़ में उन पर हम ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि इसमें हुई है। अगर हम पिछले 65 वर्षों की बात करें प्लानिंग पीरियड के दौरान, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 500 गुना हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो कंपैरेटिवली आज़ादी के समय के बाद आज के समय में अगर हम उसको देखें तो करीब 500 गुना वृद्धि हुई है उसमें।
हालांकि अगर हम दूसरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ इसकी यूज़ को कंपेयर करते हैं तो ये अभी उन सेक्टर्स के मुकाबले काफ़ी कम यूज़ इसमें हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सबसे हाईएस्ट जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज़ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो बाकी सेक्टर्स हैं, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है या कॉमर्शियल डोमेस्टिक यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, ये काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट इज सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का कितना कितना परसेंटेज यूज़ है एनर्जी कंजम्पशन में, लेट अस डिस्कस दिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जितना भी टोटल कॉमर्शियल एनर्जी का यूज़ हो रहा है इंडिया में, उसका 37.8% हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें टोटल कॉमर्शियल एनर्जी का 22% ईच ये खर्च होता है। और हाउस होल्ड सेक्टर में जो कॉमर्शियल एनर्जी का यूज़ है, दिस इज़ 24.3%। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमर्शियल एनर्जी का। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज consumption of commercial energy is very low in agriculture sector. इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉमर्शियल यूज़ का हिस्सा बहुत कम है, मतलब बहुत कम कंजम्पशन होता है कॉमर्शियल एनर्जी का। और इससे इंडिकेट होता है कि इंडियन एग्रीकल्चर में अभी भी ज़्यादातर जो मैनुअल लेबर है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, मतलब मशीनरी का यूज़ कम है। इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न मशीनरी का यूज़ होना चाहिए था इंडियन एग्रीकल्चर में, वो कम है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड भी माना जाता है। और नेक्स्ट इसमें जो कंक्लूजन है वो ये है कि परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इट हैज़ डिक्रीज्ड, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एनर्जी का यूज़ है वो बढ़ा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका एक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका एक्सपेंशन हुआ है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा काफ़ी एक्सपैंड हुआ है। और हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं अब वो फैक्ट्री सिस्टम में चेंज हुई हैं, मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम हुई है इंडिया में, और जो फैक्ट्री सिस्टम है प्रोडक्शन का वो ज़्यादा बढ़ा है। सो दिस वाज द sectoral share of energy consumption in India. Let us discuss about the emerging challenges in power generation. तो पावर जनरेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पावर जनरेशन किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस रहता है। स्कॉलर्स तो यहाँ तक मानते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पावर जनरेशन है, इट शुड बी मोर देन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जितना जीडीपी का ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा रेट पे पावर जनरेशन होना चाहिए देश में, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर जनरेशन होगा जीडीपी ग्रोथ रेट उतना ही बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो उसकी डिमांड से काफ़ी कम है, मतलब देर इज़ द इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हम लोग पावर डेफिसिट में रहे हैं, और लगभग 2015-16 में ये जो पावर डेफिसिट था इट वाज 2.1%। और जब इस तरह से डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से
कई सारी प्रॉब्लम्स फिर आती हैं, जैसे एक्सेसिव लोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लो वोल्टेज का रहना एंड वोल्टेज फ्लक्चुएट होना या पावर कट्स लगना। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो देखी जाती हैं। तो इंडिया में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे देश में जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा अपर्याप्त है, काफ़ी ज़्यादा कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इंडिया में पावर जनरेशन के लिए जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन भी कम हो रहा है। स्पेशली जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं उसमें जितनी इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कम जो है प्रोडक्शन हो रहा है। लगभग 60% जो प्लांट लोड फैक्टर है इंडिया में, मतलब लगभग 60% ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अवेलेबल होती है और बाकी जो है वो वेस्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी भारी लॉसेस होते हैं। दिल्ली में ये लगभग 50% हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का लगभग 50% लॉस जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही हो जाता है, और बाकी स्टेट्स में, ज़्यादातर स्टेट्स में ये नियरली 20% है। और ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं इसके लिए हमारी जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है वो तो जिम्मेवार है ही है, लेकिन साथ में जो ऑफिशियल स्टाफ लगा होता है इन कामों में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में, वो भी काफ़ी हद तक इनएफिशिएंट है, या हम कह सकते हैं कि उसको वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, और इसीलिए ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं अब जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको प्राइवेट सेक्टर में सौंप रही है, ताकि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं उनसे बचा जा सके। एंड लास्ट पॉइंट इज लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हैं इंडिया में, उनकी मोनोपोली है पावर प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ज़्यादातर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो आज की डेट में ह्यूज लॉसेस का सामना कर रहे हैं, और ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज किया होता है उसकी पेमेंट्स करने के लिए भी इनके पास फंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम 2016-17 की ही बात करें तो ओवरऑल जो एक तरह से कमर्शियल लॉस था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का, इट वाज नियरली 40,295 करोड़, मतलब 40,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन इंडिया का। जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं उनका इतना बड़ा लॉस जो था वो हो रहा था। सो इसके कारण क्या है, इसका लॉस क्यों होता है? क्योंकि देयर इज़ द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी की जाती है हमारे देश में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में जैसे अभी पहले भी हमने डिस्कस किया कि नियरली हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर वो 60% है, और बाकी जो लॉसेस हैं वो सब लॉस में चला जाता है 40% से ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट है फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई स्टेट्स में ये भी प्रॉब्लम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्री सप्लाई जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ये कुछ इस तरह की इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जो पावर जनरेशन में आती हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट कॉपिंग विद चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन, कि जो पावर जनरेशन में आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या पावर जनरेशन के लिए जो हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी है या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपरली हो सके, अनइंटरप्टेड हो सके और साथ में पर्याप्त मात्रा में हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर। तो जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका हम फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे अभी इंडिया में जो प्लांट लोड फैक्टर है वो 60% है,
तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्रोडक्शन के लिए उसका हम फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। सो ये जो लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इन लॉसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इनको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हालांकि एक डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसे करना ज़रूरी है ताकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भारी लॉसेस होते हैं उससे बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। तो जो भी पावर प्लांट्स हैं उसके लिए जो इनपुट चाहिए वो उसकी सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। स्पेशली जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो उसमें शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स रहती है, मतलब कि कोल की वहाँ पर शॉर्टेज रहती है। तो ये जो सप्लाई ऑफ कोल है उसको रेगुलर करने की आवश्यकता है ताकि जो प्लांट कैपेसिटी है उसका रेगुलरली यूज़ हो और फुल यूटिलाइजेशन हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन द पावर जनरेशन। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल अभी बाकी है जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया में। पावर जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है पावर जनरेशन में। और इसके साथ ही इस सेक्टर के लिए एफडीआई को भी इनवाइट किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाना चाहिए ताकि जो ये समस्या है ह्यूज लॉसेस की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, इससे भी बचा जा सके और जो हमारी एक तरह से डिमांड है ओवरऑल पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी की, उसके हिसाब से सप्लाई को भी बढ़ाया जा सके। सो दीज वर द पॉइंट्स हाउ टू कॉप विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to others also so that others can also be benefited from this. Thank you.